Midluta kipirang lamhin labi kaina kudo tambiram le हेलो मैम। thawai thawai हेलो बेटा। khanjaram bi मैम वेव्स एंड ऑसिलेशन के लिए कोई बुक प्रेफर कर दीजिए, मुझे बता दीजिए। हाँ, वेव ऑसिलेशन के लिए बेटा आपके पास लाइब्रेरी में ना एन के बजाज की बुक है। इनके बजाज। हाँ, ओके और ये ओके। आपके सिलेबस में भी मेंशन्ड है, तो आप ये बुक देख सकते हैं। जो मैं दे रही हूँ उसे समझ नहीं आया क्या? मैम समझ में आ रहा है मैम। अच्छा, ठीक है, वो बुक आप ले लीजिए। वेव्स एंड ऑसिलेशन की एन के बजाज की बुक ये रेफर की हुई है, और सिलेबस में और बहुत सारी बुक्स हैं, बट एन के बजाज इज नाइस वन। इसमें आपको क्वेश्चंस भी हैं, और जो चीजें आपके सिलेबस में है, एवरीथिंग इज गिवन देयर। ओके मैम। ओके। ओके मैम, थैंक यू मैम। Should we start now? मैं स्टार्ट करूं बच्चे? यस मैम। ओके। मैंने जो भी चीज आपके साथ डिस्कस की है वो बहुत बेसिक्स की है अभी, ठीक है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली वी आर डूइंग। ठीक है। डिफरेंट, जब आप एन के बजाज से पढ़ेंगे तो देर आर नंबर ऑफ केसेस एक्चुअली, और सिलेबस हमें पता नहीं है कितना कराना है। सो बेसिकली वी आर डूइंग द बेसिक कंसेप्ट्स वी आर डिस्कसिंग। वहां से आप किसी भी एग्जाम्पल पे जाएंगे सो दैट यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज, और यू कैन फाइंड आउट इट्स एनर्जी वैल्यूज, इट्स ऑसिलेशन वैल्यूज, और इक्वेशन ऑफ मोशन आप वहां से निकाल सकते हैं। ठीक है। So first of all, we will discuss all these, and after that, I will send you, अगर आपको चाहिए तो इनके बजाज से मैं उसकी फोटोज खींच के आपको भेज सकती हूँ जो मैंने पढ़ाया है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, और यू कैन बाय इट फ्रॉम द शॉप, और यू कैन ऑल्सो सी इन द लाइब्रेरी। बट लाइब्रेरी में आई डोंट थिंक सो इतनी बुक्स होगी कि सबको चाहिए होगी, बट कोई बच्चा अगर पीडीएफ बना करके देख ले, ऑनलाइन इसका पीडीएफ है बेटा इनके बजाज का। नो वन इज देयर। मैम ऑनलाइन पीडीएफ इसका अवेलेबल है? अवेलेबल है? मैम नहीं पता अभी। नहीं, ये मुझे भी नहीं पता है, यू विल हैव टू सर्च ऑनलाइन। अगर अवेलेबल है तो मुझे भी भेज देना, और नहीं तो मेरे ओके पास मैम। जो थोड़े बहुत हैं इनके इनके बजाज के, वो आप देख सकते हो। चलो 2-4 दिन में कॉलेज तो खुल ही जाएगा, फिर आपको कन्वीनियंटली चीजें पता चल जाएंगी, है ना। अभी तो यस ये है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको अच्छे से समझो। ठीक है। यस मैम। ओके। आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था पिछली बार?
जो मैंने पीडीएफ भेजा था उसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे आपने? पिछली बार एब्सेंट था मैम, एनसीसी की क्लास थी। क्या बेटा? मैम पिछली क्लास में एब्सेंट था, एनसीसी की क्लास आप थी। थे ना, लेकिन और लोग जिनकी अटेंडेंस इतनी लगी हुई है वो तो क्लास में थे। आज तो गौरव भी क्लास में नहीं है। ऐसे कहाँ काम चलेगा? कैसे पता चलेगा? पढ़ा रही हूँ, आधा समझ में आएगा, आधा नहीं आएगा। अब मैं क्या करूं बताओ? Is this visible to you? यस मैम। Okay. इलेक्ट्रिकल डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर और एलसीआर सर्किट, ये आपको प्रैक्टिकल भी करना है इसका। एलसीआर सर्किट वी हैव स्टडीड इन योर 11th में पढ़ा है ना इसको? एलसीआर सर्किट पढ़ा है बेटा कि नहीं पढ़ा? मैम 12th में। 12th में, ठीक है, कभी भी पढ़ा है ना आपने? सो now we want to find out the value of damped harmonic oscillator. कौन सा damped harmonic oscillator है? This is your LCR circuit. ठीक है, in LCR circuit we are taking L, this is your inductance, this is your resistance, and this is your capacitance. C, L and R. Okay, so L and R in series and C is यहाँ पे है आपका, देखिए ये सारे आपके सीरीज में है। ठीक है, द कैपेसिटर इज इनिशियली चार्ज टू अ चार्ज Q नॉट। इस पे कितना चार्ज है? ये Q नॉट है। और ये डिस्चार्ज किसके थ्रू होगा? रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के थ्रू ये डिस्चार्ज होगा। ठीक है, इतना तो समझते हो ना, चार्जिंग डिस्चार्जिंग? यस मैम। ओके, suppose that the charge on the condenser after time t during the process of discharge is Q. ठीक है, the current through L and R after time t is, let us suppose, I. ठीक है, आफ्टर टाइम टी पे करंट कितना है इसके अंदर से क्रॉस कर रहा है? दैट इज आई। सो वी कैन राइट चेंज ऑफ करंट इज इक्वल टू डी आई बाई डी टी। नाउ when the current will pass through this inductance or resistance, then what will be the voltage will be appear across this? We can measure voltage across this, across L and across R. ठीक है, so across the inductance, if we want to find out the value of voltage when a current I is passing through this circuit, then we can see that this is R into di by dt. ये आपका क्या होगा? EMF, because rate of change of current क्या है? di by dt है। with time t, it is, the current is I at time is t is equal to t, time is equal to t. So rate of change of current will be di by dt होगा, and the EMF produced across the inductance, ये आपका inductance है, इसके across अगर EMF आप निकालेंगे, that is क्या होगा? V is equal to I into R. So R and ये आपका change of the current, that is di by dt. ठीक है, यस मैम। EMF across your resistance, इसके across क्या होगा? resistance, this is I into R। और कंडेंसर के थ्रू रेजिस्टेंस, कंडेंसर के थ्रू क्या होगा? EMF, that is Q by C। ये सारी चीजें आप 12th में पढ़ कर आते हैं बेटा। Since now the battery is not in the circuit, अब यहाँ पे आप देखिए फिगर में बैटरी में कोई सर्किट नहीं है, सॉरी सर्किट में ये बैटरी नहीं लगा हुआ। ठीक है, so in that condition we can find out the total EMF of the circuit. So total EMF of the circuit we can write it as L
di by dt plus ri plus q by c is equal to 0. बट r क्या है, i क्या है, दैट इज dq by dt. ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज. एंड देयरफॉर क्योंकि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में क्या हो रहा है, जब ये चार्ज हो रहा है तो इसके ऊपर चार्जेस इकट्ठे हो जाएंगे और डिस्चार्जिंग में लूज करेगा. सो इन द फॉर्म ऑफ चार्ज वी कैन राइट इट एज I is equal to dq by dt, that is rate of change of charge, and therefore equation 1 takes the form this. ये जो इक्वेशन था हमने इसको q के टर्म्स में लिख दिया है and we can write this equation. यहां तक क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. Okay. ठीक है, L यहां आ गया और यहां आ गया. So you can write d2q by dt square plus r by l dq by dt plus q by l into c is equal to 0. ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया. अब क्या करना है कि हमें ऑसिलेशन का डैम्पिंग का लाना है फॉर्मूला. सो व्हाट वी विल डू, we will put r by l is equal to 2r and 1 by lc is omega naught square. ठीक है, अब जो तुमने 2r और ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू आपने इक्वेशन 1 जो था उसमें आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया 2 वाले इक्वेशन में. ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला आ गया वो q के टर्म्स में आ गया. वी मस्ट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, बिकॉज ये जो वैल्यू पता चलेगी देन ओनली वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. So let the trials, the solution of equation 4 will be q is equal to e to the power alpha t. आपने dq by dt निकाला, dq by dt square निकाल दिया and you will get this value. So this equation 4 now become in the form of this equation. ठीक है बेटा? Yes, ma'am. ओके, सो अल्फा की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी. एक को आप अल्फा 1 मान लीजिए, एक को आप अल्फा 2 मान लीजिए. ठीक है ना? So alpha 1 will be equal to minus r plus beta and alpha 2 is equal to minus r minus beta. ठीक है, बीटा क्या है, अल्फा क्या है, आप यहां से देख सकते हैं. सॉरी, अल्फा कह रहे हैं, बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यू कैन सी. ठीक है, यहां तक कुछ पूछना है बेटा? No, ma'am. कुछ पूछना है? No. Okay. So with the substitution of these values, our equation is now q is equal to a1 e to the power minus r plus beta into t and a2 इतना. ठीक है, e to the power minus r t ये आपका कॉमन हो जाएगा and we will remain this value. ये हमने पहले भी एक्सप्रेशन ऐसा निकाला है. ठीक है, so according to the initial condition, when t is equal to 0, q is equal to q naught. ये आप देखिए यहां फिगर में. ठीक है, so from equation 6 we can write a1 plus a2 को हम q naught कर दें, है ना, and differentiating equation 6 we get देखो इसको समझ में आ रहा है?
समझ में आ रहा है बेटा? Yes, यस ma'am. मैम। Okay. At t is equal to 0, dq by dt क्या थी? ये भी आपकी 0 थी, ठीक है? And therefore we can write, जब आपको डिफरेंशिएट करेंगे ये सारा dq by dt, you will see that this term will be equal to 0, and therefore a1 minus a2 will be equal to this. ये कहाँ से आया है आपका? यहां से आ रहा है, ठीक है? आपने a1 प्लस a2 को क्यू नॉट कर दिया, आई बात समझ में? And then you will write like this, putting the condition that a t is equal to 0, dq by dt will be also equal to 0, ठीक है? t की वैल्यू को आपने 0 कर दिया है सारे को. So equation 7 can also be written as like this, q is equal to e to the power minus rt a1 e to the power this plus a2 is equal to this, a2 into e to the power root over r square minus omega square 20. यहां तक पूछना है किसी को? No, ma'am. Three cases arises, जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया था. If an r is greater than omega naught, q goes on decreasing and finally it becomes 0. And the case is non-oscillatory or deadbeat. ठीक है? दूसरा, एक मिनट मैं इसको क्लोज करती हूँ, ये क्लियर नहीं है इसमें, एक मिनट. 1 minute बेटा. ये वही वाला खुल गया. So when r is greater than r omega naught, in that condition, that was your critical damping. When r is equal to omega, वो आपका heavy damping था, देखो, in non-oscillatory or deadbeat. Next is when r is equal to omega naught, the case is critical and the discharge is known as critical damping discharge. The current becomes 0 without the oscillation in the least amount of time. ठीक है? And when r is much less than omega naught, the case is very important and interesting because oscillation takes place. ये सारे केस पहले भी जो डिस्कस हुए वही चीज है सेम.
सिर्फ केसेस एग्जाम्पल्स डिफरेंट डिफरेंट हैं. So in the case of root over r square minus omega square is imaginary and may be written as like this. ठीक है, हम लिख सकते हैं इसको ऐसे. Yes, ma'am. Okay. सो इक्वेशन 9 जो हमने पहले जो इक्वेशन निकाला था वहां पे आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर का टर्म था यहाँ पे, उसके बदले में वी हैव रिटन हियर जे ओमेगा टी प्लस ए टू ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी. ये हमने, ठीक है. जे ओमेगा टी इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट कॉस ओमेगा टी प्लस जे साइन ओमेगा टी. फॉर्मूला होता है, तो आपने इसको फॉर्मूला में ब्रेक कर दिया एंड यू विल गेट दिस टाइप ऑफ. कॉस वाले टर्म को एक साथ ले लिया, साइन वाले टर्म को एक साथ ले लिया एंड वी गेट दिस इक्वेशन. Substituting values of a1 and a2 and a1 minus a2 from the equation 7 and 8. ऊपर जो वैल्यू आपने निकाली होगी ना, अच्छा यहाँ पे निकाला है ना, a1 माइनस a2 और a1 प्लस a2, ये दोनों इक्वेशन जो है, इन इक्वेशंस का यूज करके यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे. ठीक है बेटा. So we are getting equation q is equal to in the form of this e to the power minus rt q naught cos omega t plus j r by beta q naught sin omega t. ठीक है, q naught दोनों में है, अब q naught को भी कॉमन ले लीजिए. we will get this value. ठीक है. Since beta is equal to root over r square minus omega naught square is equal to इतना, ये हमने माना था. So we can write इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं और बीटा की टर्म को हमने हटा दिया. ठीक है बेटा. Okay, ma'am. कोई नहीं सुन रहा है, समझ में आ रहा है मुझे. चलिए कोई नहीं. ठीक है. सो वी आर गेटिंग ओमेगा बाई ओमेगा नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस आर बाई ओमेगा नॉट साइन ओमेगा टी. पुटिंग ओमेगा बाई ओमेगा नॉट को हमने साइन फाई मान लिया है और इसको हमने कॉस फाई मान लिया है, और इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे यू विल गेट tan phi is equal to omega by r. So we get the equation. अगर उन सारी वैल्यूज को लेकर के करें तो we will get this value. The equation represents the damped harmonic discharge. The periodic time t of the discharge is given by t is equal to 2 pi by omega. ठीक है. ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है. अब आप ओमेगा नॉट स्क्वायर और आर स्क्वायर का जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था उसकी वैल्यू को पुट कर दी. हेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिस्चार्ज इज गिवन एज इतना, n is equal to 1 by 2 pi root over 1 by lc minus r square by 4l square. When r is equal to 0, frequency is given by n is equal to 1 by 2 pi root over L into C. All the cases of discharge are shown in the figure 2.3. Figure 2.3 ऊपर होगा ये वाला. ठीक है. ये आपका ओवर डैम्प्ड या हेवली डैम्प्ड है, ये आपका क्रिटिकली डैम्प्ड है और ये आपका ऑसिलेटरी है. ठीक है.
मैम क्रिटिकली डैम्ड ऑसिलेशन में तो मतलब क्रिटिकली डैम्ड में ऑसिलेशन तो नहीं होती ना बिल्कुल। नहीं बेटा, डैम्पिंग हो रही है, ये देखो ना, क्रिटिकली है ना, जैसे स्टार्ट हुआ ये डैम्प कर गया, ठीक है। तो इसमें ऑसिलेशन नहीं होगा, ऑसिलेशन सिर्फ ऑसिलेटरी में होगा। दिस इज द केस व्हेन आर इज, आर इज वेरी लेस देन यस, ओमेगा नॉट। हाँ, सिर्फ उस केस में होगा, ओके मैम। ठीक है। अब ये आपके न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे बता रहा है कि इसमें कि अ कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी 1 माइक्रोफैराड एंड इंडक्टेंस ऑफ 0.2 हेनरी एंड रेजिस्टेंस ओम्स आर इन सीरीज इन द सर्किट, ठीक है। एक मिनट, then is the circuit oscillatory? If yes, find the frequency of oscillation, ठीक है। सो व्हाट यू विल डू, ऑसिलेशन आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो आपके पास ये वैल्यू है, और ऑसिलेटरी के लिए क्या होना चाहिए, ऑसिलेटरी के लिए आपका क्या कंडीशन है, मैम लेस देन ओमेगा नॉट बहुत यस, अच्छी है। नहीं वहां तो है ही, और साथ में आप जो ये वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, इसके अंदर देखो 1/LC शुड बी ग्रेटर देन R²/4L², यस मैम। ठीक है। तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन के अनुसार आप वैल्यू को निकालेंगे, यहां से आपकी आर मैक्स की वैल्यू निकल जाएगी, मैक्सिमम अलाउड रेजिस्टेंस कितना है, क्योंकि जब तक आपको रेजिस्टेंस नहीं पता होगा, यू कांट फाइंड आउट दिस वैल्यू, है ना। कंडीशन है आर मस्ट बी लेस देन दिस, तो आपको आर की वैल्यू पता होनी जरूरी है। तो आर की वैल्यू जब आपको पता हो गई, इफ अ गिवन रेजिस्टेंस आर इज लेस देन आर मैक्स, द सर्किट इज ऑसिलेटरी, ठीक है। एंड देन यू कैन फाइंड आउट द रिजल्ट। ये क्वेश्चन समझ में आया बेटा? Yes, ma'am. उसी तरह से कि इन एन ऑसिलेटरी सर्किट एल इज इतना, सी इज इतना, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस सो दैट द सर्किट में ऑसिलेट, सर्किट विल बी ऑसिलेटरी इफ आपके पास ये कंडीशन है, आर मैक्स की वैल्यू निकाल लो और देख लो कि क्या होगा। तो बेसिकली न्यूमेरिकल बहुत टफ नहीं आते, बट आपको डेरिवेशन तो आएंगे ही, डेरिवेशन तो हर इसमें आएंगे। न्यूमेरिकल्स इसीलिए मैं क्लास में कह रही थी, क्योंकि आप थोड़े थ्योरी पढ़ लें तो क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके मैम। मैं एक आपको वीडियो दिखाना चाहती थी, देन आई विल डिस्कस गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का अब वो क्लास में प्रैक्टिकल तो है हमारे पास, बट वो एपरेटस आई थिंक इज नॉट वर्किंग। अगर वर्किंग नहीं है तब तो देखते हैं, उसको कराने की कोशिश करते हैं, और नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाएगी। बट उसके पहले मैं आपको एक दिखाना चाहती हूँ। ये विजिबल है बेटा? यस मैम। ओके, Plot the position versus time of a simple harmonic oscillator, such as an ideal spring. We see that the graph has a constant amplitude. The amplitude stays the same throughout the motion. In an ideal case, this motion would continue forever, until the oscillator was acted on by a force that changed its motion. This is because, for the ideal simple harmonic oscillator, the total mechanical energy stays the same. Remember that total mechanical energy is the sum of the kinetic and potential energies. In the case of our ideal spring, if we ignore gravity for now, there's only translational kinetic energy and elastic potential energy. When the spring is at its highest, most compressed point, it has stored elastic potential energy only.
As it moves downward, it converts some of that elastic potential energy into kinetic energy. At the equilibrium position, the energy is all kinetic with no elastic potential energy. In its stretched position farthest from equilibrium, it has converted that kinetic energy back into elastic potential energy. And as it moves back upward, it converts elastic potential energy back into kinetic energy, and so on. The mechanical energy is conserved in the ideal spring in this way. In reality, though, there's friction in a spring. As a spring moves, some of its kinetic energy is converted into heat energy through that friction, so that a compressed spring will not stretch as much as it was compressed, and it will continue to store less and less elastic potential energy as time goes on, until it comes to rest at its equilibrium position again. The amplitude is not constant in this type of motion. This type of motion is called damped harmonic motion, where the damping is the decrease in the amplitude of the motion over time. In damped harmonic motion, the smallest amount of damping that will bring the oscillator back to equilibrium is called the critical damping. When the amount of damping in a system is less than the critical damping value, the motion is underdamped. And when the amount of damping is greater than the critical value, the system is overdamped. As you can see, a system takes the longest amount of time to reach equilibrium when it is overdamped. There are many mechanisms and forces that we will talk about that can contribute to damping in ठीक है बेटा, ये समझ में आया? यस मैम। Before starting ballistic galvanometer, you must know what is the galvanometer is. ये 11th में पढ़ा है आपने, 11th 12th में बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर? नो मैम, नॉर्मल गैल्वेनोमीटर था। हाँ, मतलब यस ये मैम, तो वही। ये नॉर्मल गैल्वेनोमीटर पढ़ा है ना, जानते हैं ना क्या होता है यस गैल्वेनोमीटर? यस। इसका यूज किया जाता है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में। ठीक है, तो फिलहाल हमें जो पढ़ना है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर विद स्मॉल डैम्पिंग, क्योंकि यहाँ पे ऑसिलेशन भी हो रहा है। तो अगर ये जानते हैं तो मैं आपको वो प्रैक्टिकल दिखा देती हूँ जो प्रैक्टिकल हम लोग लैब में करते हैं। ठीक है, वो दिखा दो, इसको इसको रहने दो कि दिखाना है एक बार? Okay, a galvanometer is a device that is used to detect the small electric current or measure its magnitude. तो जब बहुत स्मॉल स्मॉल करंट के मेजरमेंट आपको करनी होती है, दैट कंडीशन वी यूज galvanometer. It is very sensitive device. The current and its intensity usually indicated by a magnetic needle's movement or that of a coil in a magnetic field. That is an important part of the galvanometer. जब आप गैल्वेनोमीटर लैब में देखेंगे ना, तो यू विल सी कि एक निडल लगा होता है और उस निडल मतलब उसके बीच मैग्नेटिक फील्ड है और उसके ऊपर एक निडल अंदर सारा सेटअप होता है, एंड व्हेनेवर करंट इज पास बहुत जल्दी डिफ्लेक्शन होता है उसमें। ठीक है, सो इट इज वेरी सेंसिटिव डिवाइस। Since its discovery in the 1800, galvanometer has been many iterations. Some of the different type of galvanometer includes, ये सब आपने पढ़ा होगा पहले, मैं सिर्फ galvanometer को एक बार डिस्कस करना चाहती थी। What is a moving coil galvanometer?
A moving coil galvanometer is an instrument which is used to measure the electric currents. It is sensitive electromagnetic device which can measure low currents even of the order of few microamperes. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. Micro the moving coil galvanometers are mainly divided into two types: suspended coil galvanometer and pivoted coil or Western galvanometer. Moving coil galvanometer क्या होता है? A current carrying coil when placed in an external magnetic field experiences magnetic torque. जैसे ही करंट उसके अंदर से जाता है उसमें टॉर्क फील होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, निडल एक सर्टेन एंगल से मूव कर जाता है. The angle through which the coil is deflected due to the effect of the magnetic torque is proportional to the magnitude of the current in the coil. ठीक है, ये समझ में आया बेटा आपको? यस मैम. ओके. Moving coil galvanometer construction and its diagram. क्योंकि हम मूविंग कॉइल ही करते हैं वहां पे लैब में भी. So the moving coil galvanometer is made up of a rectangular coil that has many turns, and it usually made up of thinly isolated or fine copper wires that is wounded on a metallic frame. A coil is free to rotate about a fixed axis. ठीक है? A phosphor bronze strip that is connected to a movable torsion head is to use to suspend the coil in a uniform radial magnetic field. You can see the figure. ये है आपका, ठीक है. अब इसमें देखो कैसे होता है. Essential property of the material used to suspension of the coil are conductivity and low value of the torsional constant. A cylindrical soft iron core is symmetrically positioned inside the coil to improve the strength of the magnetic field and make the field radial. The lower part of the coil is attached to the, यहाँ पे आप फिगर देखिए, ये आपका फिगर है, यू कैन सी, ये आपका पॉइंटर है, ये देखिए ये वाला, ठीक है. और जैसे ही करंट पास होता है ये निडल तुरंत पॉइंट आउट करने लगता है क्योंकि टॉर्क लगता है. यू कैन सी यहाँ पे आपका ये करंट कैरिंग कॉइल है, यहाँ बीच में स्प्रिंग है, ठीक है ना, और ये आपका पॉइंटर है. यहाँ पे आपके वैल्यूज लिखी रहती है करंट की, कितनी वैल्यू आ रही है सिस्टम में, वो तुरंत आपको यहाँ से पता चल जाता है. वर्किंग कैसे होती है ये देखो. लेट अ current I flow through the rectangular coil n number of turns and a cross-sectional area A. When this coil is placed in a uniform radial magnetic field B, the coil experiences a torque. ठीक है, और इसी टॉर्क की वजह से वो निडल जो है, आप देख लीजिए इस डायरेक्शन में और यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है. करंट आपका इस कंडीशन में ऐसे मूव कर रहा है. आई बात समझ में? सो व्हेनेवर देयर इज टॉर्क, आपका निडल फ्लक्चुएशन दिखाएगा सिस्टम में, ठीक है. Let us consider a single turn ABCD of rectangular coil having length L and breadth B. ठीक है. This is suspended in a magnetic field of strength B such that the plane of the coil is parallel to the magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और इस कॉइल का प्लेन भी जो है इसके पैरेलल है. Since the sides AB and DC are parallel to the direction of the magnetic field, they do not experience any effective force due to the magnetic field. The sides AD and BC, being perpendicular to the direction of the field, experiences an effective force F, and that force is given by F is equal to BI into L.
ये आपका टॉर्क का दिखाया है वैल्यू, कैसे हो रहा है देखो, ये है। Using Fleming's left-hand rule, we can determine that forces on AD and BC are in the opposite direction to each other. When equal and opposite forces F, called coupled, act on the coil, it produces a torque. This torque causes the coil to be deflect. ठीक है, we know that tau is equal to force into perpendicular distance, so we can write F into B. फोर्स आपका इधर लग रहा है, उधर लग रहा है, ये फिगर में भी देखिए आप, यू कैन सी इट। ठीक है, ये आपका लेंथ है इसका, फोर्स इधर इधर लग रहा है। ठीक है, hence the torque acting on n number of turns, अगर नंबर ऑफ टर्न्स है, अच्छा टॉर्क क्या लगेगा सिंगल लूप में, दैट इज b इंटू आई इंटू एल क्रॉस बी। और यहाँ पे आपका जो n टर्न पे ये लगेगा, जब नंबर ऑफ टर्न्स विल बी इक्वल टू n। अब ये इंपॉर्टेंट है देखो, द मैग्नेटिक टॉर्क thus produced causes the coil to rotate and the phosphor bronze strip twist. In turn, the spring S attached to the coil produces a counter torque on restoring torque K theta, which results in a steady angular deflection. यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे, ठीक है, ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, ये लो सस्पेंशन है। ठीक है, पॉइंटर इसी के ऊपर फिक्स रहता है, करंट फ्लो करेगा, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे ही करंट देंगे वैसे ही क्या होगा, इस पे फोर्स लगेगा एंड ड्यू टू दैट फोर्स द पॉइंटर विल मूव। और वो फोर्स की वजह से क्या, एक टॉर्क लगता है बेसिकली, जिससे कि ये पॉइंटर मूव करता है। ठीक है, और ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लो सर्टेन एंगल से डिफ्लेक्ट कर गया, तो व्हाट विल बी दैट वैल्यू। तो अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन हम देखें, the magnetic torque thus produced causes the coil to rotate. ठीक है, in turn the spring S attached to the coil produces a counter torque. ये मशीन के अंदर की बात बता रहे हैं कि जब भी एक मैग्नेटिक टॉर्क लग रहा है, उससे कॉइल क्या होगा, रोटेट होगा। ठीक है, और अंदर में क्या हो रहा है कि जो स्प्रिंग है ना, जिसपे कि कॉइल अटैच है, उस पे क्या होगा, काउंटर टॉर्क लगेगा, और रेस्टोरिंग टॉर्क, दैट रेस्टोरिंग टॉर्क इज नोन एज k into theta, which results in a steady angular deflection. ये रेस्टोरिंग टॉर्क समझ में आ रहा है बेटा? मैम उसको बैलेंस करने के लिए लग रहा है ये। बैलेंस करने के लिए, क्योंकि जैसे ही आप करंट हटेगा डिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसको बैलेंस करने के लिए, सो अंडर दिस कंडीशन ये रेस्टोरिंग फोर्स शुड बी इक्वल टू एन एल ए इंटू बी। ठीक है, where k is called the torsional constant of the spring or restoring couple per unit twist. The deflection or twist theta is measured as the value indicated on a scale by a pointer which is connected to the suspension wire. तो यहां से फिर आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, एंड देयरफॉर वी कैन राइट theta is directly proportional to I, means deflection is directly proportional to the current. The quantity NAB by K is a constant for a given galvanometer, and hence it is understood that deflection that occurs in the galvanometer is directly proportional to the current that flows through it. ये समझ में आया बेटा कि नहीं आया, ये बताओ। यस मैम। मैम यही सेम मैकेनिज्म मोटर में भी तो यूज होता है ना? कहाँ पे बेटा? मैम इलेक्ट्रिक मोटर। अच्छा, सेम मैकेनिज्म होता है उसमें।
मतलब वहाँ पे शायद ये रिस्टोरिंग वाला टॉर्क नहीं करता है, बाकी यहाँ पे तो बेटा देखो, तुमने कभी गैल्वेनोमीटर देखा, यूज किया है? यस मैम, यूज तो किया किया है। है ना? सो जब भी तुम सिस्टम में गैल्वेनोमीटर लगाते हो, यू विल सी कि डिफ्लेक्शन तुरंत हुआ, और जैसे ही करंट थोड़ा भी इधर उधर होता है, गैल्वेनोमीटर की वैल्यू जीरो हो जाती है। यस मैम। इसका मतलब कि जो भी डिफ्लेक्शन उसमें आ रहा है वो करंट की वजह से है। और इसको बैलेंस, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको डिफ्लेक्शन देखना है, तो वहां पे जब आप करंट अप्लाई करेंगे, तो जो इस पे रेस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, क्योंकि इसमें स्प्रिंग भी है, सो स्प्रिंग विल हैव द रेस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। यस। लेकिन यहाँ पे रेस्टोरिंग फोर्स वाला वो वाला नहीं है, यहाँ पे टॉर्क लग रहा है बेसिकली। इसलिए हम थीटा की बात करते हैं वहां पे, क्योंकि एक सर्टेन एंगल से वो मूव कर जा रहा है, ठीक है। तो रेस्टोरिंग टॉर्क जो यहाँ लग रहा है, दैट इज कि उसको रोटेट करके वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में ले आएगा। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें वैल्यू देखनी है, तो ये जो आपका रेस्टोरिंग टॉर्क है, थीटा है, वो जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, जो करंट की वैल्यू की वजह से है, दोनों बराबर होगा, तभी तो एक पॉइंट पे इंडिकेट करेगा वो, यस मैम। है ना? यही चीज है ये। अब मैं आपको वो एक्सपेरिमेंट दिखा रही हूँ जो कि हम क्लास में करते हैं, डिफ्लेक्शन कॉइल गैल्वेनोमीटर का, ठीक है। ये विजिबल है बेटा? यस मैम। लैब में हम लोग क्या करते हैं वो देखो, वी बेसिकली फाइंड आउट द रेजिस्टेंस, क्योंकि हमें डैम्पिंग निकालनी होती है। कैसे करते हैं वो देखो। ठीक है। सो करना क्या है, हमें पूरा का पूरा मैनिपुलेशन में सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लेनी है डिफ्लेक्शन। सो डिफ्लेक्शन थीटा 1 से ये हम देखेंगे कि इसमें क्या करना है। सबसे पहले बैटरी से हम चार्ज करेंगे कैपेसिटर को, ठीक है। देन उसके बाद हम बीजी के थ्रू उसको डिस्चार्ज करेंगे। बीजी के थ्रू 1 मिनट 30 सेकंड को डिपेंड करेगा बैटरी का कितना आउटपुट है। सो बैलिस्टिक गैलोमीटर के थ्रू हम देखेंगे इसको डिस्चार्ज करेंगे, तो होगा क्या कि जब चार्ज फ्लो करेगा तो ये बैलिस्टिक गैलोमीटर हमारा डिफ्लेक्शन देगा। सो फिनोमेना क्या है हमारा, करंट कैरिंग कंडक्टर फील्ड में रखा है तो वो प्रोड्यूस करेगा टॉर्क, और वो जो टॉर्क है वही डिफ्लेक्शन के फॉर्म में हमको स्केल देंगे। तो ये जो स्पॉट है हम इसको 0 पे फिक्स कर लेंगे। बेटा ये जो दिख रहा है ना आपको, ये बीजी है, ये बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर है, ये स्केल है, और सामने एक पॉइंटर होता है जो कि लाइट आप डालते हैं ना, उसी के हिसाब से डिफ्लेक्शन होता है, देखो। सो ये 0 पे फिक्स रहेगा। सो सबसे पहले क्या करेंगे ऑब्जर्वेशन टेबल में। तो ऑब्जर्वेशन में हमने क्या किया, कैपेसिटर्स है हमारे पास 0.1 माइक्रोफैरेड, 0.2 माइक्रोफैरेड, 0.3 माइक्रोफैरेड, ठीक है। हमें लेना है डिफ्लेक्शन थीटा 1, थीटा 2, सॉरी थीटा 1, थीटा 1 डैश, थीटा 1 डबल डैश, ठीक है। ये डिफ्लेक्शन क्या है कि हमें 3 बार रीडिंग लेनी है, तब इसका हम मीन ले लेंगे, मीन थीटा। अब आ जाते हैं कि करना क्या है कनेक्शन में। तो सबसे पहले कनेक्शन का फॉर्म देखें। सो कनेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, बहुत इजी कनेक्शन है, कुछ करना नहीं है। हमारे पास इधर बैलिस्टिक गैलोमीटर रखा है, देन कैपेसिटर जोड़ दीजिए इससे, देन उसके बाद बैटरी। अब जितनी भी पोजीशन है सब में हमको क्या करना है, की लगाना है। बैलिस्टिक गैलोमीटर के पैरेलल में हमें एक की लगा देना है, जिसको कि हम डैम्पिंग की कहेंगे। डैम्पिंग की का यूज़ क्या है, कि ये डैम्प कर देगा, जो ऑसिलेशन है उसको रोक देगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम बैलिस्टिक गैलोमीटर के लिए की लगाएंगे, क्योंकि हमें डिफ्लेक्शन देखना है आफ्टर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। उसके बाद बैटरी के लिए की लगाएंगे, और नेक्स्ट मेथड में जो हमको लीकेज निकालना है रेजिस्टेंस है, तो हम वहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, ये सेकंड मेथड के लिए, ठीक है। सो कनेक्शन के लिए अगर प्रोसीड करें, स्टार्ट करो कनेक्शन। सो ये हमारे पास डैम्पिंग की हुई है अलग अलग, एक उधर पे डैम्पिंग की है जो कि पैरेलल में गैलोमीटर के साथ लगेगा, बैलिस्टिक गैलोमीटर के साथ, एक बैटरी के साथ लगेगा,
एक हमारा रेजिस्टेंस के साथ लगेगा और एक कैपेसिटर के साथ लगेगा। ये हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर बॉक्स, इसमें पैरेलल पे लगे हुए हैं 0.1, 0.2 और 0.3। यहाँ पे की जुड़ी हुई है, जिस भी स्पेसिफिक हमको कैपेसिटेंस चाहिए उस की को हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। जैसे अगर हम ये यहाँ पे 2 3 3 का इसका मतलब इसका मतलब कि हम इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे, जैसे 2 लगा है तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, बाकी सब कनेक्शन हम हटा देंगे, सिर्फ 0.2 का कनेक्शन हम लगाएंगे। 2 लगा तो हमें 0.2 का इसमें कनेक्शन इसमें चल रहा है। ठीक है, पॉइंट लगाना है, पॉइंट लगाना है ना। तो डिपेंड करेगा, अभी 0.1 से हम स्टार्ट करेंगे, 0.1 फिर 0.2 फिर 0.3। बैटरी हमें दी गई है और ये एक नोन रेजिस्टेंस है 50 मेगा ओम। तो कनेक्शन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले पैरेलल में डैम्पिंग की जोड़ेंगे, उसके बाद हमारे नेक्स्ट कनेक्शन जो जाएगा पूरा का पूरा कनेक्शन हमारा इसी बेसिस पे होगा। नेक्स्ट हमारा डैम्पिंग की से एक कनेक्शन जाएगा कैपेसिटर में, दिखाओ ये डैम्पिंग की सीधा से आ रहा है, दिखाओ डैम्पिंग की से एक चला जाएगा कैपेसिटर में, ये डैम्पिंग की है, यहाँ से आ रहा है, किसमें जाएगा कैपेसिटर में, एक पूरा भी जोड़ लो, कहीं से भी जोड़ लो। कैपेसिटर दिखाना, इधर है, ये कैपेसिटर है, इसमें जाएगा, जैसे एक बार जोड़ दो, पूरा प्रोसेस जैसे भी जुड़ा हुआ है उसी हिसाब से करो। यहाँ से एक कैपेसिटर में जोड़ो, कैपेसिटर के एक एंड से उसके बाद जब हम वापस आते हैं तो कैपेसिटर के इस वाले एंड से हम फ्री रख देंगे, मतलब यहाँ पे एक वायर जोड़ेंगे हम और वो बैटरी के लिए फ्री होगी। यहाँ से एक वायर, इस तरफ से एक वायर हम फ्री छोड़ देंगे बैटरी के लिए। सो वन साइड का कनेक्शन हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इधर साइड का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कनेक्शन हमारा डैम्पिंग की के दूसरे पार्ट से हमारे जाएगा बीजी की में, कोई भी की लगा दो बीजी की में, इससे पहले से गैलोमीटर की किसी भी की में चला जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके दूसरे पार्ट से एक बार जोड़ेंगे और उसको ले जाएंगे कैपेसिटर में। आपको समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है, कि दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ? देख लीजिए आ रहा है। आ रहा है समझ में? कैपेसिटर से एक वायर और निकलेगा, नहीं से इस कैपेसिटर से एक वायर लगाएंगे हम और वो जाएगा बैटरी के में। केवल ये बता रहे हैं कि लैब में हम कैसे करते हैं, तो पहले एक दूसरी चीज समझ लो तब ये समझ में आएगा अच्छे से। रुक जाओ 1 मिनट। विजिबल Hello friends, welcome back to our channel Physics and Animation. Here in this video, we are going to talk about the working of permanent magnet moving coil galvanometer. What is galvanometer? Galvanometers is an electromechanical instrument used for detecting and indicating an electric current. It is a sensitive electromagnetic device which can measure low currents even of the order of a few microamperes. Galvanometers works as an actuator by producing a rotary deflection in response to current flowing through a coil in a constant magnetic field. Now let's talk about the constructional detail of the permanent magnet moving coil galvanometer. Permanent magnet moving coil galvanometer is made up of a two concave permanent magnet, where magnetic field is directed from north to south, and rectangular coil that has many turns, usually made of thinly insulated or fine copper wire, is wound on a metallic frame, which is pivoted from both the ends.
The coil is free to rotate about a fixed axis. This whole arrangement consists of two phosphor bronze hair-like springs. The first one is connected to a upper pivoted free end of the coil, and second spring is connected to the bottom pivoted free end of the coil, and both of these springs are fixed from the other end by the help of a binding screw. A cylindrical soft iron core is symmetrically positioned inside the coil to improve the strength of the magnetic field and to make the field radial. There is a very important reason for keeping the magnetic field radial, which we will talk about later in this video during the working of a galvanometer. Also, the pointer is mounted on a pivoted coil for measuring the angular deflection in the coil, and two ends of the coil are connected to the two terminals of the galvanometer. Principle of permanent magnet moving coil galvanometer. Permanent magnet moving coil galvanometer works on the principle that current carrying coil placed in a magnetic field experiences a torque. When the current is allowed to pass through the coil, current starts flowing from A to B in the left arm of the coil and from C to D in the right arm of the coil. As we can see in the animation, that in the arm AB, direction of the current is upward, and in the arm CD, direction of the current is downward, while the direction of magnetic field is from north to south for both the arm AB and BC. Therefore, according to the left-hand Fleming rule, two couple of forces or torque starts acting on a coil, which will help in rotating of a coil and causes angular deflection of the pointer. At this time, hairspring comes into play and creates counter torque to resist any extra unnecessary deflection or damage of a very sensitive pointer, and always ensures the proper functioning of the galvanometer. Corresponding calibrated scale is provided for converting the angular deflection of a pointer in a microamperes. Now let's try to understand that why this radial magnetic field is needed. Here we have used concave shaped magnets to provide radial magnetic field. But why? Let's explore it. As we all know, equation of the torque in this case is NIAB sin theta, where N represents number of turns, I is the current, and theta is the angle between the magnetic field B and the area vector, which is always normal to the plane of the rectangular coil. It's very clear that sin theta for an angle of 90 degree is always 1. Let's move to the top view and try to analyze it. Now we can see that because of the radial magnetic field, for each and every positions of the coil, magnetic field and the area vector are at right angle, or theta equals 90 degree. Therefore, radial magnetic field provides constant torque irrespective of the rotation of the coil. This makes the deflection directly proportional to the current. Because N, A and B was already constant and now theta also becomes constant, that's why. Now current I is the only variable, which makes it easy to calibrate the instrument for the measuring purpose. Thanks for watching friends. Please don't forget to like our video and subscribe to our channel. So ठीक है बेटा, समझ में आया ये? Yes, ma'am. और ये जो थीटा है आपका, ये थीटा वी से दैट दिस इज अ रेस्टोरिंग टॉर्क. Yes, ma'am. ठीक है. Now we can discuss oscillation in galvanometer.
ओके, अब आपको समझ में आएगा भी वो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर विद स्मॉल डैम्पिंग। ये आपको समझ में आ रहा है? NIAB, यस मैम। साइन थीटा इज वहां पे 1 वैल्यू होगी दोनों की। आई क्या है, ए क्या है, बी क्या है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। यस मैम। The coil rotates due to electromagnetic torque, and this torque is opposed by the restoring torque in the suspension. In equilibrium, these both torques become equal in magnitude. जब इक्विलिब्रियम में तो दोनों टॉर्क क्या होंगे, ये इक्विलिब्रियम में होंगे। The damping in moving coil galvanometer is electromagnetic damping, ठीक है, and is directly proportional to the angular speed, that is d theta by dt. The damping couple is represented as minus Be d theta by dt, where B is damping coefficient. When the circuit is when the circuit of galvanometer is closed, there is an additional damping provided by the induced current in the coil. ठीक है, कॉइल है, वहां करंट भी इंड्यूस होगा। जब इंड्यूस, जो डायरेक्शन ऑफ द करंट और जो इंड्यूस्ड करंट दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, अपोजिट होता है? हेलो, यस मैम। मैम फिर से बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कि जो डायरेक्शन ऑफ द करंट है और उस करंट की वजह से जो करंट इंड्यूस हो रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम होता है या अपोजिट होता है? मैम अपोजिट होता है। अपोजिट होता है। तो जब अपोजिट होगा तो मोशन में कुछ डैम्पिंग आएगी। यस मैम। So when the circuit of galvanometer is closed, there is an additional damping provided by the induced current in the coil. The closed circuit damping is inversely proportional to the local resistance of the circuit and is also proportional to the angular speed. And it is given as minus, ये इसको बोलते हैं psi, psi by r d theta by dt, where psi involves the magnetic flux and the other contained to balance the dimension. टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी और ये हो जाएगी। डैम्पिंग है इसलिए हमने माइनस से लिखा है। सो दिस विल बी इक्वल टू लाइक दिस, एंड बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज बीई प्लस साई बाय आर। दिस इज द केस ऑफ गैल्वेनोमीटर। द रिटार्डिंग कपल्स आर, पहला, the couple due to electromagnetic damping given by minus b d theta by dt, where b is called the effective damping constant, ठीक है। The restoring couple produced in the suspension, and this is proportional to the angular displacement theta and may be expressed as minus of c theta. C is a torsional constant. Thus, the net restoring force which is acting on the system is minus b d theta by dt minus c theta. Now, from the Newton's second law of motion, we can write I d2 theta by dt square by I is the small moment of inertia. ठीक है, रोटेशनल के केस में we use the word inertia, and d2 theta by dt square is the angular acceleration. So we can write in values, जो आपकी values ऊपर है, we can write this value. यहां तक समझ में आ रहा है? यस। Now, putting b by I is equal to 2r and c by E is equal to omega square. जब हमने इसको पुट कर दिया तो यहाँ पे 2r लिख दिया, यहाँ पे ओमेगा। अब आप देखो कि आपके लिए जो डैम्पिंग का फॉर्मूला था वही आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे थीटा की आप थीटा का सोल्यूशन निकालेंगे, है ना। यू विल फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ थीटा।
ठीक जैसे हमने पहले निकाला है, ठीक इसी तरीके से सॉल्यूशन निकालेंगे। यू कैन सी हियर हमारा सब्स्टिट्यूशन भी ऐसे ही है, बीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। सेम वही चीज है, कुछ भी अलग नहीं है, जैसे पहले किया था वैसे ही है। ठीक है, एक्सप्रेशन में कुछ पूछना है? नो मैम। ओके, अगेन यहाँ पे 3 केसेस होंगे। r is greater than omega naught, r is equal to omega naught and r is less than omega naught. जब ग्रेटर होगा तो इट इज नॉन ऑसिलेटरी और डेड बीट होगा, इक्वल होगा तो क्रिटिकल डैम्पिंग होगी, और लेस देन ओमेगा नॉट होगा आर की वैल्यू तो इट विल बी लाइट डैम्पिंग और ऑसिलेटरी हो जाएगा। यस। ठीक है, पहले जैसे हमने जे ओमेगा माना था उसी तरीके से इसको जे ओमेगा मान लिया, वैल्यू निकाल ली। ये प्रीवियस एलसीआर में जो किया है सेम वही कर रहे हैं हम अभी। ठीक है, यस मैम। स्टेप्स देखते जाओ। यहां भी हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालेंगे। हमने ये कंडीशन निकाला है, सेम वैल्यू आई है ना, यहाँ पे एल और आर था। So for the Yes. motion to be oscillatory, the factor B plus psi by R by 2i should be small. And this requires that the moment of inertia of the oscillating system should be large, resistance should be large, psi should be small, and coil must be wood on a non-conducting frame like wood or paper. The electromagnetic damping constant B should be small and the suspension C should be phi. ये समझ में आया बेटा? यस मैम। यस मैम। अब तुम लोगों को कितना समझ में आ रहा है मुझे पता नहीं, अब तो यस मैम तुम लोग बोल रहे हो। ये फ्रिक्शनल डैम्पिंग का है कि अगर कोई फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उस समय क्या कंडीशन होगा। द डैम्पिंग फोर्स इन जनरल इज प्रोपोर्शनल टू द velocity of the body. However, there is a situation in which drag force will be of constant magnitude. Dragging force भी वहां पे लग रहा है। ठीक है, फ्रिक्शन बिटवीन ड्राई मेटल पार्ट्स, अगर ड्राई मेटल पार्ट्स के बीच में आप देखना चाहते हैं तो वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है, और इन दैट कंडीशन वी कैन राइट माइनस एफ एक्स सॉरी के एक्स माइनस एफ डी। एफ डी क्या है? ये आपका ड्रैगिंग फोर्स है, ठीक है, और ये क्या है? रेस्टोरिंग फोर्स है। सो इन दोनों का सम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ। वही हमने किया, जहां पे इनर्शिया का यूज किया था हमने आई को यूज किया है, फॉर्मूला सब वही लगेगा। ये क्लियर नहीं है, मैं इसकी पिक आपको भेज देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देखो, 1/2r रूट ओवर आर बाई एम, ये निकल जाएगा। मैं भी इसकी पिक आपको भेजती हूँ अभी। ठीक है, ओके मैम। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स के लिए हो जाएगा। तो आपकी डैम्पिंग जो है वो जो जनरल है जिससे कि आपको डैम्पिंग समझ में आ सकती है वो मैंने पूरा करवाया यहाँ पे। एडिशनल जो क्वेश्चंस हैं इसमें, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सो वी विल डिस्कस इन द क्लास। और आपका जो ये है इनके बजाज से भी आप देख सकते हैं कि हम कैसे एप्लीकेशन बेसिस को कर सकते हैं। दीज आर द क्वेश्चंस, मैं आपको दोबारा से भेज देती हूँ। ये वाला क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस। यू कैन सी कि यहाँ किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके मैम। so send me your attendance. Happy New Year. In the new year we will meet in the college. ओके, सेम टू यू मैम। थैंक यू। Okay बेटा, हैप्पी न्यू ईयर। मुझे अटेंडेंस भेज दो, मैं ये भेज देती हूँ दोबारा से आपको वो वाला खींच के। ठीक है, ओके मैम।
हाँ, उसको अच्छे से पढ़िए, यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। जब एक बार कंसेप्ट समझ में आएगा तो कहीं से भी पढ़ेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यस सेंड सर। मी यस अटेंडेंस। मैम। हाँ हाँ बेटा बोलो, अटेंडेंस भेज दिया बेटा? मैम भेज रहे हैं बस। सब बच्चे घूमने गए हुए हैं क्या? किसी ने भेजा नहीं अभी तक अटेंडेंस मुझे? थैंक्स बेटा, तो हैप्पी न्यू ईयर अगेन। सेम टू यू मैम।